हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 5 यानी सामाजिक अध्ययन है, उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 17 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पहले हम हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। तो आप सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, तो अब तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो आपका सामाजिक अध्ययन है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। ठीक है। ये आपका पेपर नंबर 5 है। अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं हो या वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए कि उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो अच्छे से आपको जो है मिल सके। आई बात समझ में? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो जो सबसे पहले है सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर है, वो आपका हिस्ट्री से संबंधित है। किसमें है? हिस्ट्री से संबंधित है। तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे भारत में मुगल साम्राज्य यानी बाबर के बारे में, हुमायूं व उसके स्वदेश को पुनः वापसी। ठीक है। स्वदेश को पुनः वापसी, शेर शाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब व मुगल साम्राज्य का पतन। यानी पहले चैप्टर में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आपका जो दूसरा है आपका चैप्टर, उसमें देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे मुगलों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान। यानी मुगल शासक जो थे उनका प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है आपका, अगला देखिएगा, मराठा शक्ति का अभ्युदय। ठीक। मराठा शक्ति का अभ्युदय में क्या है? शिवाजी, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। ठीक है। इसमें हम मराठा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। आई बात समझ में? इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में जो यूरोप आए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष। जो यूरोप से जो भी आए हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि भारत की सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ था, यानी जो युद्ध हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। प्रथम, द्वितीय व तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। डुप्ले की नीति क्या थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध की क्या स्टोरी थी, इलाहाबाद की संधि कब हुई, किसके बीच हुई, किन परिस्थितियों में हुई। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन में। अगला है आपका भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। यानी हमारे भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ आपके हैं जो ब्रिटिश शासक, उसमें से जो आपके थे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने कब से कब तक, मतलब किस टाइम तक रहे, उन्होंने क्या क्या हमारे भारत में लागू किया। ठीक। इन सब चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं जियोग्राफी के पोर्शन में। ठीक है। यहाँ से आपका जियोग्राफी स्टार्ट हो गया। इसमें है आपका जीव मंडल। ठीक। जीव मंडल में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। ठीक है। प्राकृतिक प्रदेश के बारे में और जनजीवन, जैसे कि क्या हो गया, शीत कटिबंधीय प्रदेश हो गए, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हो गए, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हो गए। ठीक। जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला फिर से आपका जो है ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, भूखंडों का विभाजन। ठीक। जो आपके भूखंड है, उनका जो विभाजन हुआ है उसके में, जो आपके
ये आपका जो सॉरी, देखिए जो एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। इन सब चीजों के, इन सब मतलब कि आपके बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला देखिएगा, विश्व में प्राकृतिक संसाधन क्या है, यातायात तथा संचार के साधन, खनिज संपदा। ठीक है, विश्व में जो प्राकृतिक संसाधन है, यातन तथा यातायात तथा संचार के क्या क्या साधन है, खनिज संपदा क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। अगला है आपका, मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण। यानी जो मनुष्य की आवश्यकता के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, या फिर मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो वह प्रयत्न करता है, ठीक, वो भी प्राकृतिक संपदा का जो वो उपयोग कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे प्राकृतिक से समझ लीजिए, हमें कोयला मिल रहा है ना, तो उसका हम कैसे उपयोग करेंगे, जल हो गया उसका उपयोग कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, तो उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अगला है हमारा भारत। भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक एवं राजनैतिक इकाइयां, हमारी प्राकृतिक संपदा और उनका सदुपयोग। ठीक, उसके बाद देखिएगा, हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, फिर कृषि और सिंचाई, फिर आयात और निर्यात, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है आपका पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी में आ गए हम। इसमें हम पढ़ेंगे सरकार के अंग कौन कौन से हैं, ठीक, उनकी शक्ति का पृथक्करण क्या है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र में है, राज्य में है, ठीक, और केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सब में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम, अगला पढ़ते हैं संसद के बारे में। ठीक, पढ़ेंगे हम संसद के बारे में। तो सबसे पहले लोकसभा के बारे में कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होता है, ठीक है, पदाधिकारी कैसे क्या होते हैं, अधिवेशन व कार्य कैसे होते हैं। उसके बाद हम सेम चीज राज्यसभा में पढ़ेंगे। फिर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, महाभियोग कैसे लगता है, ठीक, इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं। उसके बाद आते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, हर चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक चीज आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे कितना सिलेबस को कवर किया जाता है। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो आपको अदर कोई कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो एनफ है। ठीक है, आप जो नाइन्थ से इंटर तक पढ़ते हैं सारी चीजों को इसमें कवर करा दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए अगला है आपका कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, चुनाव कार्य, संसद का मंत्री परिषद पर नियंत्रण। ठीक, फिर आपका आया न्यायपालिका, न्यायालय के प्रकार, जैसे आपके जनपद स्तरीय न्यायालय हो गए, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक, न्यायाधीश यानी जजों की क्या योग्यताएं होती हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के क्या अधिकार होते हैं। फिर लोक अदालत क्या होता है, जनहितवाद क्या होता है। तो इसमें हम न्यायपालिका के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है आपका, फिर इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं हम कि भारतीय वित्त व्यवस्था व बजट कर क्या है, उसके प्रकार क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य जो टैक्स का बंटवारा हुआ है वो क्या है, केंद्र सरकार की आय और व्यय का स्रोत क्या है, जो राज्य सरकार की आय है व्यय की मदें क्या है, ठीक, सरकार द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण से जो बजट बनाया गया है उसमें क्या मुख्य बिंदु है। ठीक, अगला है आपका फिर पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक, पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, फिर क्या पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य बिंदु वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि अब जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद नीति आयोग लगा दी, नीति आयोग शुरू कर दिया गया है। फिर भी हमें पंचवर्षीय योजना पढ़ना रहता है। ठीक, कि जो आपका स्टार्ट हुआ, किस योजना, किस पंचवर्षीय योजना में किन चीजों को लागू किया गया, ठीक, किसमें क्या मतलब कि आपका शुरू किया गया, हर चीज को हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था। ठीक,
जो आपका भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है वो क्या है, बैंक और उनके प्रकार पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, भूमि विकास बैंक क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, नाबार्ड बैंक क्या है, ई बैंकिंग क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व क्या है। तो इन चीजों को हम अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आप पास आउट होने के बाद आपको किसी कोचिंग में जाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। हालांकि आपके पास अभी टाइम बहुत है, नोट्स बना के अपने हाथों से रिटन नोट्स बनाइए। हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अगर आप साथ में नोट्स बनाते जाएंगे, क्लास करते जाएंगे, तो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 2 सेमेस्टर बीत चुका है, 2 सेमेस्टर बचा है। इस तरह तैयारी करिए कि पास आउट होने के बाद अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो तुरंत क्लियर हो जाए, वरना पछतावा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ठीक है, फिर क्लास को यही एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।